इस वीडियो के अंत तक आपको इस पाठ से संबंधित संपूर्ण जानकारी व प्रश्नों के लिखित उत्तर मिलेंगे। नमस्कार सभी को, हिंदी कला केंद्र में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो पहले इसको सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारी हिंदी की पुस्तक रिमझिम का पहला पाठ, और आज आप बच्चों का भी कक्षा 5 में है पहला दिन। तो चलो बच्चों, मन लगाकर ध्यान से पढ़ते हैं आज का पाठ, जिसका शीर्षक है राख की रस्सी। ये देखो बच्चों, ये क्या है? ये तो सब बच्चे जानते ही हैं कि ये तो रस्सी है। तो बताओ बच्चों, रस्सी किन किन चीज़ों से बनती है? बताओ, इस रस्सी को बनाने में क्या क्या काम में आता है? रस्सी को बनाने में जूट, कपड़ा, सूत, रेयान कुछ भी काम में ले सकते हैं। यानी जिन चीज़ों में धागे या रेशे होते हैं उनसे हम रस्सी बना सकते हैं। अगर आप इस रस्सी को जला दें तो क्या होगा? बताओ, अगर हम इस रस्सी को जला दें तो क्या होगा? रस्सी जलकर ऐसे राख बन जाएगी। तो बताओ, इसमें अब कोई धागा या रेशा कुछ भी बचा है क्या? नहीं ना। ये तो रस्सी का पाउडर बन गया, और पाउडर से रस्सी नहीं बुन सकते, नहीं ना। तो ये तो अब अगर इस राख से दोबारा रस्सी बनानी हो तो ये काम हो सकता है क्या? नहीं ना। तो ये तो बहुत ही असंभव कार्य हो गया। तो चलो अब पढ़ते हैं आज की हमारी मज़ेदार कहानी, जिसका नाम है राख की रस्सी, जो हमें बताएगी कि राख की रस्सी कैसे बनाएंगे। तो आगे चलते हैं। लोनपो गार तिब्बत के 32वें यानी 32 लोनपो गार तिब्बत के 32वें राजा सोनगवसेन गापो के मंत्री थे। लोनपो गार कौन थे? जो तिब्बत के राजा थे 32वें, उनके मंत्री थे। वो मंत्री कैसे थे? वे अपनी चालाकी और हाजिर जवाबी के लिए दूर दूर तक मशहूर थे। अपनी चालाकी यानी अपना कोई भी काम बहुत जल्दी निकाल लेते चालाकी करके, और कोई भी हाजिर जवाब यानी तुरंत उनके पास किसी भी जवाब का उत्तर था। उस बात के लिए वो अपनी चालाकी और हाजिर जवाबी के लिए दूर दूर तक बहुत मशहूर यानी फेमस थे। कोई उनके सामने टिकता न था, यानी उनके जैसा और कोई नहीं था। चैन से जिंदगी चल रही थी। चैन यानी आराम से उनका जिंदगी यानी जीवन, आराम से उनका जीवन चल रहा था। मगर जब से उनका बेटा बड़ा हुआ, उनके लिए चिंता का विषय बना हुआ था। चिंता यानी उनको टेंशन हो गई। किस बात की? कारण ये था कि वह बहुत भोला था। तो उनका बेटा कैसा था? बहुत भोला था। होशियारी उसे छूकर भी नहीं गई थी। होशियारी छूकर नहीं जाना यानी उसको दुनियादारी की कोई खबर नहीं थी, अच्छी और बुरी बात की समझ नहीं थी। तो लोनपो गार ने सोचा, मेरा बेटा बहुत सीधा साधा, यानी बहुत भोला का मतलब सीधा साधा, बहुत सीधा साधा है। मेरे बाद इसका काम कैसे चलेगा? ये इस बात की उनको
टेंशन हो गई। एक दिन लोनपोगार ने अपने बेटे को 100 भेड़ें यानी 100 भेड़ें 100 भेड़ें देते हुए कहा, तुम इन्हें लेकर शहर जाओ, मगर इन्हें मारना या बेचना नहीं है। इन भेड़ों को ना तो तुम मारोगे और ना ही इनको बेचना है। इन्हें वापस लाना, इन भेड़ों को तुम्हें वापस लाना है। लाना 100 जौ के बोरों के साथ। इन भेड़ों को तुम्हें वापस भी लाना है और साथ में क्या लाना है? 100 जौ के बोरे लाने। जौ क्या होता है? जो भी गेहूं या चावल की तरह एक प्रकार का अनाज है जिसको खाया जाता है। और बोरों के साथ यानी जूट से बना एक बड़ा सा थैला जिसमें जौ भरकर लाने हैं। तो 100 की 100 भेड़े भी वापस लानी है और 100 जौ के भरे हुए बोरे भी साथ में लाने हैं, वरना मैं तुम्हें घर में नहीं घुसने दूंगा, यानी फिर मैं घर में तुम्हें अंदर नहीं आने दूंगा। इसके बाद उन्होंने बेटे को शहर की तरफ रवाना किया, शहर की तरफ भेज दिया, विदा किया। लोनपोगार का बेटा शहर पहुंच गया, मगर इतने बोरे जौ खरीदने के लिए उसके पास रुपए ही कहाँ थे? पैसे तो कुछ थे नहीं उसके पास। उसके पास क्या था? उसके पास तो ओनली 100 भेड़ें थी। वह इस समस्या पर सोचने विचारने के लिए सड़क किनारे बैठ गया। समस्या क्या थी कि अब 100 जौ के बोरे कहाँ से लाऊं? मगर कोई हल उसकी समझ में नहीं आ रहा था। कोई हल यानी कोई भी उपाय या कोई आइडिया उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। वह बहुत दुखी था, बहुत दुखी हो गया। तभी एक लड़की उसके सामने आ खड़ी हुई। लड़की बोली, क्या बात है, तुम इतने दुखी क्यों हो? लोनपोगार के बेटे ने अपना हाल कह सुनाया। अपना हाल बताना यानी अपनी जो समस्या थी वो बताई। इसमें इतना दुखी होने की कोई बात नहीं, मैं इसका हल निकाल देती हूँ, लड़की बोली। इतना कहकर लड़की ने भेड़ों के बाल उतारे, यानी भेड़ों के बाल काट दिए, उन्हें बाजार में, मार्केट में बेच दिया। जो रुपए मिले उनसे जौ के 100 बोरे खरीद कर उसे घर वापस भेज दिया। वापस घर किसको भेजा? लोनपोगार के बेटे को। 100 की 100 उनकी भेड़ें भेज दी और साथ में 100 बोरे जौ के भी भेज दिए। लोनपोगार के बेटे को लगा कि उसके पिता बहुत खुश होंगे, क्योंकि जो पिता ने उसको काम सौंपा उसने वो काम कर दिया। तो उसने सोचा पिता उसका काम देखकर बहुत खुश होंगे। मगर उसकी आप बीती यानी उसने जो पूरी बात, किस तरह उसको वो लड़की मिली, उसने आइडिया दिया, उससे उस आइडिया को मानकर उसने भेड़ों के बाल काट कर मार्केट में बेचे, फिर उनसे वो 100 बोरी जौ के खरीदे। तो वो पूरी आप बीती पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया, जो भी बात बताई उसको ध्यान से नहीं सुना। वे उठकर कमरे से बाहर चले गए। दूसरे दिन उन्होंने बेटे को बुलाकर कहा, पिछली बार भेड़ों के बाल उतार कर बेचना मुझे जरा भी पसंद नहीं आया। अब तुम दोबारा उन्हीं भेड़ों को लेकर जाओ, जो बाल कटी हुई 100 भेड़ें थी, उन्हीं को लेकर जाओ। उनके साथ जौ के 100 बोरे लेकर ही लौटना। फिर से क्या काम बोला? वही 100 जौ के बोरे लाने के लिए बोला। एक बार फिर निराश लोनपोगार का बेटा शहर में उसी जगह जा बैठा जिस जगह पर वो पहली बार गया था। न जाने क्यों उसे यकीन था, उसको पता नहीं क्यों उसको विश्वास था कि वह लड़की उसकी मदद के लिए जरूर आएगी। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। वह लड़की आई, उससे उसने अपनी मुश्किल कह सुनाई, वही अपनी पूरी समस्या फिर से उस लड़की को बताई। अब तो बिना जौ के 100 बोरों के मेरे पिता मुझे घर में नहीं घुसने देंगे, घर के अंदर नहीं जाने देंगे। लड़की सोचकर बोली, एक तरीका है। उसने भेड़ों के सींग काट लिए। भेड़ों के सिर पर सींग होते, सींग क्या काम आते हैं? सींग से घर के कोई
सजावटी सामान या कोई वाद्य यंत्र बनाए जाते हैं। तो लड़की ने एक तरीका उसको सुझाया, उन्हें बेचकर यानी सींगों को बेचकर जो रुपए मिले उनसे 100 बोरे जौ के खरीदें। बोरे लोनपोगार के बेटे को सौंपकर यानी बेटे को देकर लड़की ने उसे घर भेज दिया। भेड़े और जौ के बोरे पिता के हवाले यानी पिता को देते हुए उनको दे दिए करते हुए लोनपोगार का बेटा खुश था। वो तो बहुत खुश हो गया कि उसने अपने पिता की शर्त या जो भी बात थी वो पूरी कर दी। उसने विजयी भाव से सारी कहानी कह सुनाई। विजयी भाव से, जैसे उसको लगा कि वो जीत गया, तो उसने विजयी भाव से अपनी सारी कहानी कह सुनाई। सुनकर लोनपोगार बोले, उस लड़की से कहो कि हमें 9 हाथ लंबी राख की रस्सी बनाकर दे। जब लड़के ने पूरी बात बताई कि दूसरी बार भी उस लड़की ने उसको तरीका बताया, उसकी सहायता करी, तब लोनपोगार कुछ सोचकर बोले कि उस लड़की को बोलो कि वो 9 हाथ लंबी राख की रस्सी बनाकर दे। उनके बेटे ने लड़की के पास जाकर पिता का संदेश दोहराया। पिता ने जो उसको मैसेज दिया, संदेश यानी मैसेज जो दिया, उसको दोहराया, फिर से बताया। लड़की ने एक शर्त रखी, मैं रस्सी बना तो दूंगी मगर तुम्हारे पिता को वह गले में पहननी होगी। ये शर्त किसने बताई? लड़की ने बताई। लोनपोगार ने सोचा, ऐसी रस्सी बनाना ही असंभव है। अभी हमने देखा ना कि राख से रस्सी बनाना असंभव है। तो लोनपोगार जो मंत्री था, उसने भी सोचा कि रस्सी बनाना ही असंभव है, इसलिए लड़की की शर्त मंजूर कर ली, यानी उसकी बात मान ली, राजी हो गया उसकी बात पर। अगले दिन लड़की ने 9 हाथ लंबी रस्सी ली, उसे पत्थर के सिल पर रखा। पत्थर का सिल यानी एक पत्थर के टुकड़े पर रखा और जला दिया। उसको रस्सी को जला दिया। रस्सी जल गई। जब रस्सी जल जाती है तो फिर क्या बचता है? अभी हमने देखा ना, राख बचती है, मगर रस्सी के आकार की राख बच गई। जहाँ जहाँ जैसे जैसे रस्सी रखी हुई थी, वैसी ही उसी का आकार राख ने ले लिया। इसे वह सिल समेत यानी उसी पत्थर का जो टुकड़ा था, उसी के समेत यानी उसी पत्थर के टुकड़े के साथ उसी टुकड़े पर रखी हुई लोनपोगार के पास ले गई और उसे पहनने के लिए कहा। लोनपोगार रस्सी देखकर चकित रह गए। उनको अचंभा हुआ, क्योंकि उनको तो लगता था कि राख से रस्सी बनाई नहीं जा सकती। अब उस पत्थर के टुकड़े पर रस्सी के आकार की राख पड़ी है। वे जानते थे कि राख की रस्सी को गले में पहनना तो दूर, उठाना भी मुश्किल है, क्योंकि जैसे ही वो राख को हाथ लगाएंगे, वो तो पाउडर है, हाथ में कैसे आएगा? पहनना तो बहुत मुश्किल काम हो गया। हाथ लगाते ही वह टूट जाएगी। लड़की की समझदारी के सामने उनकी अपनी चालाकी धरी रह गई, यानी वो हार गए। बिना वक्त गंवाए लोनपोगार ने अपने बेटे की शादी का प्रस्ताव लड़की के सामने रख दिया। क्यों रखा? क्योंकि लोनपोगार को लगा कि ये लड़की तो बहुत समझदार है, ये तो मेरे से भी ज़्यादा समझदार और बुद्धिमान निकली। धूमधाम से उन दोनों की शादी हो गई। धूमधाम यानी बहुत हंसी खुशी के साथ दोनों की शादी कर दी, क्योंकि अब लोनपोगार चिंता मुक्त हो गया था। राख की रस्सी इस पाठ के अभ्यास प्रश्न इसके भाग 2 में करते हैं।